जी, हमारा टॉपिक चल रहा था जैव विविधता एवं संरक्षण। इस टॉपिक में आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम 3 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव विविधता की क्षति के कारण, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण। उस संरक्षण के अंदर 2 बिंदु हैं, पहले इनका संरक्षण क्यों करें और दूसरा संरक्षण कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें जैव विविधता की क्षति के कारण। पहला बिंदु है जैव विविधता के क्षति के कारण या जैव विविधता क्षति के कारण। ध्यान से सुनिए, जैव विविधता की क्षति के 4 मुख्य कारण होते हैं। 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला है आवासों की क्षति या उनका विखंडन। दूसरा आता है अतिदोहन। तीसरा आता है विदेशी जातियों का आक्रमण और चौथा आता है सहविलुप्तता। ये 4 मुख्य कारण है जैव विविधता की क्षति के, ठीक है। हम चारों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि 4 कारण है। कौन कौन से 4 है? 4 कारण है। पहला है आवासों की क्षति, आवासों की क्षति व विखंडन। दूसरा कारण है आपके सामने दूसरा कारण है आपके अतिदोहन। तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण। और चौथा लास्ट कारण है सहविलुप्तता। ये 4 मुख्य कारण है जैव विविधता की क्षति के, ठीक है। अब 4 तो कारण है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण कौन सा है, इन चारों में से मुख्य कौन सा है, तो मुख्य है आवासों की क्षति एवं विखंडन। ये 4 कारक है आपके सामने मेन, और इनमें से सबसे मुख्य कारण कौन सा है? आवासों की क्षति एवं विखंडन। तो यह मुख्य कारण है जैव विविधता की क्षति का, ठीक है। अब हम चारों ही पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखना ये 4 कारण है जैव विविधता की क्षति के। पहला है आवासों की क्षति एवं विखंडन, दूसरा है अतिदोहन, तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण और चौथा है सहविलुप्तता। फिर पूछे कि चारों में से मुख्य कारण कौन सा है, तो मुख्य कारण है आपके सामने आवासों की क्षति एवं विखंडन, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में सबसे पहले आवासों की क्षति एवं विखंडन में दे रखे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एग्जाम्पल। ध्यान से सुनिए, कौन सी बात बताई इन्होंने? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इनकी बात बता रहे कि एनसीईआरटी ने। इन्होंने कहा कि ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये पहले पृथ्वी पर कितने परसेंट थे? 14% थे। कितने परसेंट थे? 14% थे, जो कि अब घटकर कितने रह गए हैं? 6%। कितने रह गए? सिर्फ 6%। पहली चीज ये याद रखनी, इनके अंदर क्या हुई? ये क्षति, आवासों की क्षति एवं विखंडन, इसी के अंदर। दूसरा, आप सभी को पता है कि अमेजन के जंगल या अमेजन के वर्षावन, जिसे हम क्या कहते हैं? अमेजन के वर्षावन, पृथ्वी के फेफड़े। इनको क्या कहते हैं हम? पृथ्वी के फेफड़े। ध्यान से सुनना, पृथ्वी के फेफड़े। क्यों कहते हैं इनको पृथ्वी के फेफड़े? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कुल जो ऑक्सीजन है, टोटल जो ऑक्सीजन है, उसका ये 20% बना देती है। कितना ऑक्सीजन देती है? 20% ऑक्सीजन प्रदान करती है, कुल ऑक्सीजन का भी। तो इनके अंदर भी क्षति हुई। इनकी क्षति किस कारण हुई? इनकी क्षति हुई थी मुख्यतः सोयाबीन की खेती के लिए और पशुओं के चरने के लिए। तो सोयाबीन की खेती के लिए और पशुओं के चरने के लिए अमेजन के वर्षा वनों को नष्ट करते चले गए, ठीक है, जिसके अंदर लगभग संभवतः माना जाता है कि करोड़ों जातियां थी, तो उनका भी नुकसान हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो अमेजन के वर्षा वन है, जिसे आप पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, 20% ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, इनका नुकसान क्यों हुआ? इनके अंदर जो जातियां थी उनका नुकसान कैसे हुआ?
तो ये नुकसान हुआ मोस्टली दो कारणों, या तो एक सोयाबीन की खेती के लिए, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है सोयाबीन की खेती, और पशुओं के चरने के लिए, पशुओं के चरने के लिए इनकी वजह से इनका क्या हो गया, क्षति हो गई, इनकी क्या हो गई, क्षति। अब आवासों की क्षति और विखंडन से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रवासी पक्षी। कौन प्रभावित होते हैं, प्रवासी पक्षी, जो माइग्रेट करते हैं वो वाले प्रवासी पक्षी। ये 3-4 बातें याद रखना आवासीय क्षतियों विखंडन में, कि आवासीय क्षतियों विखंडन जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पहले 14% क्षेत्र में थे, अब 6% रह गए। अमेजन के वर्षावन जिन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, ये कुल ऑक्सीजन का 20% उपयोग करवाते थे। इनके अंदर करोड़ों जातियां थी, लेकिन सोयाबीन की खेती के लिए और पशुओं के चरने के लिए इनको धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। और इसी आवासों की क्षति और विखंडन से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं, प्रवासी पक्षी जो माइग्रेट करते हैं वो बड़े। ठीक है, अब बात आती है अतिदोहन। अतिदोहन क्या है, तो आपको पता है कि मानव है वो भोजन के लिए, आवास के लिए हमेशा किस पर निर्भर रहा है, प्रकृति पर निर्भर रहा है। लेकिन जब आवश्यकता है वो लालच में बदल जाए, किस में बदल जाए, लालच में, तो फिर प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन करेगा। इसकी वजह से 2 एग्जाम्पल याद रखना जो दे रखे एनसीईआरटी ने, उन वो जातियां नष्ट हो गई, एक पैसेंजर कबूतर और एक स्टीलर समुद्री गाय। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो यहां तक हो गया होगा आपका। अब देखिए दूसरे नंबर की बात करें, याद रखना मुख्य कारण कौन सा है, आवासों की क्षति और विखंडन। दूसरा कारण आता है अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब कि जो मानव है ये हमेशा के लिए भोजन और आवास के लिए किस पर निर्भर रहा है, प्रकृति पर, हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहा है। लेकिन जब यह आवश्यकता है मानव की, क्या आवश्यकता है, भोजन और आवास, यह आवश्यकता किस में बदल जाए, लालच में, तो प्राकृतिक संपदा का क्या होता है, अतिदोहन, जिसकी वजह से 2 जातियां नष्ट हो गई। एग्जाम्पल याद करना, एनसीईआरटी ने 2 दे रखे हैं। एक है पैसेंजर कबूतर जो संदेश लेके जाते थे, पैसेंजर कबूतर। ठीक है, दूसरा था स्टीलर समुद्री गाय, स्टीलर समुद्री गाय। ठीक है, ये 2 बातें। फिर आती है विदेशी जातियों का आक्रमण, एलियन स्पीसीज। विदेशी जातियों का मतलब है कि बाहर से कोई जातियां लाई जाती है, या इनको आप किसी उद्देश्य से किसी क्षेत्र के अंदर ला रहे हो। बाहर की जातियों को आप किसी उद्देश्य से या जानबूझकर किसी क्षेत्र में ला रहे हो, तो वहां पर जो मूल रूप से निवास कर रही थी ना जातियां, वो नष्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कुछ विदेशी जातियां ऐसी होती है जो आक्रमणकारी होती है। ठीक है, तो उनकी वजह से कौन कौन सी विदेशी जाति लाई गई है वो आपको एग्जाम्पल याद करने में, तो वही बात है कि विदेशी जातियों का आक्रमण में याद रखना कि कोई बाहर से किसी उद्देश्य से या जानबूझकर किसी क्षेत्र में बाहर की कोई जातियां लाई जाती है, तो वहां पर जो मूल रूप से निवास कर रही थी जातियां वो नष्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि विदेशी जातियों में कुछ जातियां ऐसी होती है जो आक्रमणकारी होती है। जैसे हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, नाइल पर्च हो गया, लेंटाना हो गया, कैटफिश हो गई अफ्रीकन वाली, वाटर हाइसिंथ हो गया, पार्थेनियम हो गया। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर ऐसा कोई परपक्षी नहीं है जो इनको खा सके प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो विदेशी जातियों का आक्रमण इसके अंदर आप याद रखना, एग्जाम्पल है, पहला है नाइल पर्च, एनसीईआरटी ने दे रखे नाइल पर्च। दूसरा है लेंटाना, तीसरा है अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस। चौथा है वाटर हाइसिंथ बंगाल का आतंक। और पांचवा है पार्थेनियम गाजर घास। ठीक है, पार्थेनियम यानी गाजर घास। और वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया फेलिपस बंगाल का आतंक, क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक। जलकुंभी अरे जलकुंभी, ये विदेशी जातियां हैं।
और इनकी वजह से मूल जातियां नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इन सब जातियों को खाने वाला कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं है। प्राकृतिक परभक्षी नहीं होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, इनको खाने वाला कोई प्राकृतिक परभक्षी यानी पैरासाइट नहीं होता है। ये है विदेशी जातियां। ठीक है। चौथा कारण आता है सविलुप्तता। सविलुप्तता का मतलब है, इजी है, कि दो जातियां हैं, दोनों की आवश्यकता एक जैसी थी, उन आवश्यकताओं को आपने नष्ट कर दिया तो उन आवश्यकताओं के ऊपर जो दोनों जातियां निर्भर थी वो दोनों एक साथ नष्ट हो जाती है, सविलुप्तता। ठीक है। तो चार कारण है आपके सामने, जैव विविधता की क्षति के, आवासों की क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, और चौथा है सहविलुप्तता। चारों कारण के अंदर मेन बातें और एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, याद रखना। अतिदोहन के अंदर दो एग्जाम्पल याद रखना आप, एक याद रखना पैसेंजर कबूतर, ठीक है, पैसेंजर कबूतर, और एक था स्टीलर समुद्री गाय, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखे हैं स्टीलर समुद्री गाय। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जैव विविधता की क्षति के कारण या अतिदोहन के कारण कौन सी जातियां नष्ट हुई है, अब शब्दों में दे सकता है। तो याद रखना समुद्री पैसेंजर कबूतर और स्टीलर समुद्री गाय। ये आपके सामने विदेशी जातियां नाइल पर्च है, लेंटाना है, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस है, पार्थेनियम है, वाटर हाइसिंथ है। याद रखना वाटर हाइसिंथ इन्हें बंगाल का आतंक कहते हैं, जलकुंभी है, आइकॉर्निया फेलिपस वैज्ञानिक नाम हो गया, पार्थेनियम यानी गाजर घास। ये एक सारी की सारी विदेशी यानी एलियन स्पीसीज है, और इनको खाने के लिए कोई भी प्राकृतिक परभक्षी इकोसिस्टम के अंदर किसी के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखना। ये हो गए आपके सामने जैव विविधता की क्षति के कारण। अब हम बात कर रहे हैं कि जैव विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो बात आती है, एनसीईआरटी ने दे रखा है कि आप क्यों करें, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें। तो तीन चीजें उसमें पढ़नी है। फिर बात करेंगे हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। तो कैसे करेंगे, उसके अंदर दो चीजें पढ़नी है, इन सिटू और एक्स सिटू, उनकी बात करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, आज ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, इसके बाद में हम बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए जैव विविधता का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन, इसके अंदर आपको दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज पढ़नी है क्यों करें, आप इनका संरक्षण क्यों करें। तो इनके तीन रूप हो सकते हैं आपको करने, या एनसीईआरटी ने दे रखे। पहला है संकीर्ण रूप, ठीक है, इनके अंदर मेन चीजें याद कर लेना, बाकी ज्यादा कोई इशू नहीं है। संकीर्ण रूप, दूसरा है व्यापक रूप, और तीसरा है नैतिक रूप। नैतिक रूप जैसे आप इजी चीज है कि जैसे संकीर्ण रूप से कैसे करें। संकीर्ण रूप से जैसे मतलब मनुष्य है, उसको भोजन के लिए, आवास के लिए, ईंधन के लिए, दाल है, जो भी चीजें हैं आपके सामने, जितनी भी औषधियां हैं वो सारी आपको कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। ठीक है, और बाजार में जो मिल रही है मेडिसिन, वो 25% मेडिसिन किससे मिलती है, पौधों से मिलती है। और पौधों का मतलब इसका हमारे से संबंध है। व्यापक रूप से मतलब किसी इकोसिस्टम के अंदर। नैतिक रूप का मतलब है कि पौधे या कोई भी जाति है आपसे सीधा कोई भावताव नहीं करती है, मतलब इनका मूल्य कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है आपके साथ। ठीक है, ये मेन इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। बात आती है कि संरक्षण कैसे करें। तो संरक्षण के अंदर दो चीजें याद रखना, इन सिटू और एक्स सिटू, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, तीन चीजें याद रख लेना। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर। अब बात आती है कि जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे करें। तो जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियां दे रखी है आपके अंदर, कोर्स के अंदर। एक दे रखा है इन सिटू और एक दे रखा है एक्स सिटू। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, स्व स्थानीय और बहि स्थानीय। इन सिटू का मतलब है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही रखना, जहां पर वो थे उन्हीं के अंदर उनको रखना। और एक्स सिटू का मतलब है प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो गया है किसी कारण से, तो उनको कृत्रिम आवास के अंदर रखना, इन सिटू एक्स सिटू। ठीक है, प्राकृतिक आवास के संकटग्रस्त होने पर उनको कृत्रिम आवास में रखना। इनमें क्या करते हैं हम, जीवों को प्राकृतिक आवास में रखते हैं, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रखते हैं। ध्यान रखना, प्राकृतिक आवास में रखते हैं। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा, प्राकृतिक आवास में रखते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम,
जीवों का जो प्राकृतिक आवास था वो तो क्या हो गया, संकटग्रस्त या नष्ट हो गया। जीवों का प्राकृतिक आवास संकटग्रस्त होने पर कृत्रिम आवास पर, जैसे आपके सामने ये सफारी पार्क हो गए हैं, उत्तक संवर्धन हो गया, जंतु पार्क हो गए, वानस्पतिक उद्यान हो गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल कृत्रिम आवास में रखना। ठीक है, अब बात आती है कि जो इन सिटू है इसमें हम किसका किसका संरक्षण करें, या तो पूरे इकोसिस्टम का कर लो, ठीक है, या एंडेमिक स्पीसीज का कर लो, या करो आप हॉट स्पॉट का संरक्षण। किसका करो, हॉट स्पॉट का। अब बात आई यहाँ पर नहीं, एक हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक मिलती है। ध्यान रखना, हॉट स्पॉट नया शब्द है, ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक मिलती है, उनको आप क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। ठीक है, तप्त स्तर, हिंदी में कहते हैं तप्त स्तर, हॉट स्पॉट, ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक मिलती है। अब देखना, ध्यान रखना, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर यानी संसार के अंदर तो 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने हैं, 34 है। ठीक है, इनमें से हमारे भारत के अंदर कितने हैं, भारत के अंदर 3 है। याद रखना, परीक्षा में आया हुआ बोर्ड के अंदर कौन कौन से 3 है, तो पहला है पश्चिमी घाट, पहला कौन सा है, पश्चिमी घाट, दूसरा है श्रीलंका, और तीसरा है इंडो वर्मा हिमालय, इंडो वर्मा व हिमालय। ये 3 हॉट स्पॉट है जो तप्त स्थल है, ये हमारे भारत के अंदर है। ठीक है, फिर बात करें इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, इनके एग्जाम्पल याद रखना, मैं यहां लिख लेता हूं इनके एग्जाम्पल में। सबसे पहला आता है आपके एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इन सिटू का एग्जाम्पल है। दूसरा है पवित्र उपवन, पवित्र उपवन। तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। और चौथा है आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जीवमंडल क्षेत्र लिख लो, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये 4 एग्जाम्पल है इन सिटू के, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, वन्य जीव अभ्यारण्य और लास्ट हो गया जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 90 है। कितनी है, 90। वन्य जीव अभ्यारण्य है 448 और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 14। ठीक है, इनकी संख्या हो गई है। अब आती है एक्स सिटू के एग्जाम्पल कौन कौन से। एक्स सिटू के एग्जाम्पल है वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, जंतु पार्क, जंतु पार्क, सफारी पार्क, और चौथा है आपके सामने उत्तक संवर्धन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, एक्स सिटू के। नोट कर लीजिए यहां तक, ये मेन चीज है आज की। तो जैव विविधता का संरक्षण 2 विधि है, इन सिटू एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रखना। इसमें हम किसका किसका संरक्षण करें, तो या तो कर सकते हैं पूरे इकोसिस्टम का, या एक एंडेमिक स्पीसीज का, या हॉट स्पॉट का। हॉट स्पॉट नया शब्द है, इससे क्षेत्र, हॉट स्पॉट का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक मिलती है, उन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। इनमें से 3 हमारे भारत में है। भारत में कौन कौन से, पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है श्रीलंका, और तीसरा है इंडो वर्मा व हिमालय। फिर इसके इन सिटू के एग्जाम्पल कौन कौन से, तो 4 एग्जाम्पल आपके सामने। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिनकी संख्या 90 है,
पवित्र उपवन जिनकी संख्या नहीं दे रखी है, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 448 है, और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब संख्या कितनी है 14। एक्स सिटू का मतलब है प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया है, संकटग्रस्त हो गया है, तो उनको कृत्रिम आवास में रखना। इसके एग्जाम्पल है जैसे बॉटनिकल गार्डन है, जू पार्क है, सफारी पार्क है, उत्तक संवर्धन है। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। अब दो चीजें आपको पढ़नी है लास्ट में, इस चैप्टर के एंड में। एक पढ़ना है एर्थ समिट और एक पढ़ना है वर्ल्ड समिट, कब हुए और कौन कौन सी बात कही गई। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पर आपकी ये तीनों चैप्टर एनसीईआरटी की पेज बाय पेज सीरीज में जीव और समष्टियां, दूसरा पारितंत्र और तीसरा है जैव विविधता और संरक्षण कंप्लीट होते हैं। एक है, पहला है एर्थ समिट। एर्थ समिट यह हुआ था 1992 में। ठीक है, कब हुआ था 1992 में। हुआ कहाँ, रियो डी जेनेरिया में, रियो डी जेनेरिया में। कहाँ है रियो डी जेनेरिया, ब्राजील के अंदर। क्यों हुआ, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। क्यों हुआ, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, याद रखना, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कि इसका कंजर्वेशन कैसे करें, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, दूसरा हुआ वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट हुआ 2002 में। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। क्यों हुआ, जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता की क्षति को कम कैसे करें, जैव विविधता की क्षति को कम कैसे करें, ये दो बिंदु याद रखने हैं। एक हुआ एर्थ समिट और एक हुआ वर्ल्ड समिट। एर्थ समिट कब हुआ, 1992 में। हुआ कहाँ, रियो डी जेनेरिया में। कहाँ है, ब्राजील में। क्यों हुआ, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। दूसरा है वर्ल्ड समिट, कब हुआ, 2002 में। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। क्यों हुआ, जैव विविधता के क्षति को कम कैसे करें, इसके लिए हुआ था वर्ल्ड समिट। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के साथ।